नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं देश के रुपये की, हमारी करेंसी की। और रुपये की बात इसलिए क्योंकि रुपया अपने इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 81 रुपए 23 पैसे का $1 हो गया। 81 रुपए 23 पैसे बंद हुआ 81 रुपए से थोड़ा नीचे। और अगर मैं आजाद भारत पिछले 75 सालों की बात करूं तो जब हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो $1 बराबर $1 हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। मैं 96 की 13 दिन की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, 1998 से 2004। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो 42 रुपए का $1 था। और 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। 2013 में 60-61 रुपए का $1 था। और तब देश के मौजूदा प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सवाल भी उठाए कि ये रुपया गिर रहा है, इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था भी गर्त में जा रही है। रुपए की सेहत को सीधे अर्थव्यवस्था की सेहत से जोड़ दिया गया था। बड़ा बवाल भी मचा था इस पर और बड़े सवाल भी उठे थे। लेकिन आज रुपया पहुंच गया 81 रुपए 23 पैसे पर। और इसी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया? 2014 तक रुपए की गिरावट को देश की साख और सरकार की नीतियों से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री जी आज रुपए में रिकॉर्ड गिरावट को लेकर मौन क्यों हैं? $1 इज इक्वल टू 81 रुपए के बराबर पहुंच गया। यानी कि $1 अब 81 रुपए में ले सकते हैं भारत में। रुपए में यह रिकॉर्ड गिरावट भाजपा सरकार की किन भ्रष्ट नीतियों का परिणाम है? इसको भ्रष्टाचार से जोड़ रही है। लेकिन हम मुद्दे पर आते हैं। यह तो राजनीतिक वार आरोप की बात हो गई। रुपया इसी साल 1 फरवरी को, हम 9वें महीने में हैं, यानी कि 8.5-9 महीने पहले 74 रुपए 39 पैसे था। आज 81 रुपए पर पहुंच गया है। और इसके असरात क्या पड़ते हैं आम आदमी पर, आप पर, मुझ पर? लाख टके का सवाल तो वही है ना। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे। जब रुपए की कीमत गिरती है तो जो आपकी विदेशी मुद्रा होती है उस पर सीधा असर पड़ता है। यह रुपया गिरा भी इसलिए है कि जो अमेरिका में लगातार ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं, 0.25% कर करके 3 बार, हर बार 0.25% वहां पर ब्याज दरें बढ़ा दी। उसके चलते जो अमेरिका में कारोबारी हैं, जो निवेशक हैं, वो अपना पैसा वहीं लेकर बैठ गए। उनको डॉलर्स चाहिए अब। तो डॉलर हो गया मजबूत। डॉलर का जो सूचकांक था वो 0.72% से बढ़कर 112.15% हो गया। वो पैसा डालने को तैयार नहीं। इधर रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, उसमें महंगाई को कंट्रोल करना ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, खास हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। भारत में भी ब्याज दरें 3 बार में 1.4% यानी कि लगभग 1.5% बढ़ाई गई, लेकिन महंगाई नहीं घटी। महंगाई दरअसल 7.01% पर आ गई। 7 का आंकड़ा भी पार कर गई। 8 महीने हो गए हैं। 6% की जो लक्ष्मण रेखा है उसको लगातार महंगाई लांघती जा रही है। तो ब्याज दरें कितनी बढ़ाई जाएं? और ज्यादा ब्याज दरें बढ़ेंगी
तो पहले ही डॉलर वाले यानी कि अमेरिकी निवेशक भारत में पैसा नहीं लगाएंगे, और पैसा यहां पर रुपए की सर्कुलेशन अगर हमने कम कर दी तो निवेश और कम हो जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगा। यह यक्ष प्रश्न है हमारे सेंट्रल बैंक के सामने। बहुत से लोग कह रहे हैं कि रुपए को गिरने दो, उसमें इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरवेंशन के चलते जो हमारी विदेशी मुद्रा है जिसकी हम ताल ठोकते थे $650 बिलियन, वो 95 बिलियन डॉलर, 95 अरब डॉलर घटकर 545-550 बिलियन पर आ गई है। पिछले कुछ सालों का सबसे कम विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास रह गया है। चिंता की बात नहीं है ऐसी, यह भी अच्छा खासा भंडार है, पर रुपया कमजोर होने के चलते 7.5 से 7.25 लाख करोड़, 95 बिलियन का यही भारतीय रुपए में आंकड़ा आपको बताना जरूरी हो जाता है। 7.5 से 7.25 लाख करोड़ हमारे स्वाहा हो गए। अब इसका असर क्या पड़ता है? निर्यात तो हम कर नहीं रहे, बहुत कम है आयात के मुकाबले, और जो आयात यानी कि इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो बिल लगातार बढ़ता जाएगा। और सबसे ज्यादा मार इसमें किस पर पड़ेगी? तेल। कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल से घटकर $86 प्रति बैरल पर आ गई हैं। लेकिन आपको मुझको तेल सस्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि रुपया कमजोर हो गया। जितने पैसे हमें तेल के लिए देने पड़ रहे थे वो कीमत तो घट रही है, पर रुपए में जितना कुछ देना पड़ रहा है वो जस का तस है। तो महंगाई की मार का सबसे बड़ा कारण अभी जस का तस बना हुआ है। यह एक बड़ी समस्या है। दूसरा, अर्थव्यवस्था में अगर निवेश नहीं होता है और बाहर से निवेश आना कम हो गया और हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पर बनी रही और सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स देश में हैं, वो मेरा फेवरेट पसंदीदा उदाहरण है कि गाड़ियों की बुकिंग जिन लोगों ने की है, साल, 1.5 साल, 2-2 साल की भी वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स, चिप्स वो बाहर से मंगाने हैं, वो आ नहीं रहे। कंप्यूटराइज्ड गाड़ियों का जमाना आ गया, तो लोअर मॉडल आपको देने के लिए तैयार हैं कार निर्माता, हाई एंड मॉडल्स देने को तैयार नहीं है। उसके लिए कहते हैं भैया इंतजार करो। तो ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स जो हैं हमारी अर्थव्यवस्था को क्या आगे बढ़ने से रोकेंगे? और ये तब है, देखिए एक दिलचस्प विरोधाभास है। रुपया कमजोर हो रहा है। पहले इसको देश की अर्थव्यवस्था की सेहत से जोड़ा जाता था कि रुपए की सेहत खराब हो गई तो अर्थव्यवस्था की सेहत खराब है। यहां सरकार यह ताल ठोक रही है कि देखिए हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। पिछले 15 दिनों में तमाम बड़े मंत्रियों ने इस बाबत ताल ठोकी है, और सच्चाई भी है कि 5वीं बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गए, लेकिन क्या वो हमारी जनसंख्या इतनी है उसके चलते है, या दरअसल आमदनी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया। सकल घरेलू उत्पाद जो हमारी विकास दर है पहली तिमाही की 13.5% थी, लेकिन जुलाई की औद्योगिक विकास दर 2.5 से भी कम पाई गई, 2.4। इसीलिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को गुहार लगानी पड़ी तमाम उद्योगपतियों, कारोबारियों से कि हनुमान बनिए। पर क्या वो संजीवनी हमें मिलेगी? रास्ता क्या है? रुपया कमजोर होता रहेगा, तेल के दाम हमें ज्यादा देने पड़ेंगे। छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप में से बहुतेरे लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, तो फीस कितनी बढ़ गई। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपका खर्च सीधा बढ़ जाएगा। अब हो सकता है आने वाले दिनों में लोग कहने लगे अरे स्वदेशी बनो, विदेश की तरफ जाते ही क्यों हो।
तो डॉलर अगर मजबूत भी हो रहा है तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? पड़ता है, इंपोर्ट बिल्स में पड़ेगा। जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं, जो मशीनरी, जो साजो सामान कंपनियों को मंगाने पड़ते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और इसी में मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा का आपको ट्वीट तो सुनाया, एक राजनीतिक तौर पर मैं कह रहा हूं, बहुत ही सधा हुआ ट्वीट मायावती ने भी किया है। मायावती ने क्या बोला? भारतीय रुपये की विश्व बाजार में लगातार गिरावट भले ही सरकार के प्रतिष्ठा से सीधे तौर पर ना जुड़ी हो, ये साख सूख की बातें मत कीजिए, तथा लोगों को भी इसकी खास चिंता ना हो। आम आदमी को समझ में ही नहीं आता कि रुपया कमजोर होने का मतलब क्या है, किंतु इससे देश की अर्थव्यवस्था चरमराती है और मनोबल भी टूटता है। सरकार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की तरह रुपए के अवमूल्यन को हल्के में ना ले। रुपया कमजोर होगा, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अगर आपका औद्योगिक विकास दर गिर रहा है क्योंकि निवेश नहीं हो रहा है, तो ये महंगाई, बेरोजगारी से भी जुड़े हुए, कहीं ना कहीं आपसे सीधे जुड़े हुए मामले हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, रुपया कमजोर, अर्थव्यवस्था मजबूत, ये कदम था कैसे हो रही है? और गिरते रुपए से और बढ़ेगी महंगाई और बेरोजगारी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं, तेल के खेल को भी समझते हैं, विदेशों में भी रहे हैं और गांव देहात से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र तनेजा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आंकड़ों के बाजीगर हैं। मैं बहुत आंकड़े देता हूं, मुझसे भी ज्यादा आंकड़े ये तैयार करके लेकर आते हैं, अभय दुबे। साथ ही आंकड़ों के माहिर, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, अब हाउस ऑफ एल्डर्स यानी कि राज्यसभा में बीजेडी के सांसद हैं, डॉक्टर अमर पटनायक। और दो अर्थशास्त्री, विजय सरदाना और शरद कोहली, मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो आजाद भारत के इतिहास में नरेंद्र तनेजा, रुपया सबसे कमजोर स्तर पर आ गया है। तो रुपया कमजोर है, क्या यह भी दर्शाता है कि दरअसल अर्थव्यवस्था भी कमजोर है? हम कहते रहें, बताते रहें कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। संदीप जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना आपका जो पूरा आपने इंट्रोडक्शन जो दिया, और मैं पूरे सम्मान के साथ, ज्यादातर जो आपने तर्क रखे वो एक तरफा थे और इसलिए मैं उससे सहमत नहीं हूं। रुपया कमजोर हो गया, ये कहां, किसने कहा आपको? किसने कहा रुपया कमजोर हो गया और कैसे कमजोर हो गया? मुझे ये बताइए। अब आप हर करेंसी को छोड़ दीजिए, आप ये बताइए रुपया कैसे कमजोर हो गया? हम पूरी दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा करेंसी हैं। हम मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, और चूंकि अर्थव्यवस्था बड़ी है तो अमेरिका की जो करेंसी, जिसको डॉलर बोलते हैं, वो जो है वो मजबूत है दुनिया में। और भारत जैसा देश डॉलर से भी डील करता है, बिल्कुल करता है, पर पाउंड से भी करता है, यूरो से भी करता है, येन से भी करता है, अन्य देशों की करेंसी से भी करता है। अब अमेरिका की अगर डॉलर, वहां की करेंसी, एक दूसरा देश है ना, वो अन्य देश है, मित्र देश है, लेकिन अलग सॉवरेन कंट्री है, उनकी करेंसी अगर स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और चूंकि वो ब्याज दर बढ़ाते हैं, तो तमाम जो पूंजी है वो उस दिशा में जाने लगती है, उसका एक शॉर्ट टर्म फायदा उठाने के लिए। उससे उनकी करेंसी जो है वो उसके अगेंस्ट जो और करेंसीज हैं, चाहे वो यूरो या, वो कमजोर हो जाती है। दुनिया की हर करेंसी थोड़ा सा जो है कमजोर नजर आने लगती है। वो आपके नजरिए की बात है, नहीं, पर ये आपके नजरिए की बात है। मैं आपके नजरिए से ही, नरेंद्र भाई, सॉरी टू इंटरवीन, ये सवाल पूछ रहा हूं। ये 2013 में वो बताया गया ना देश को, आप लोग बताते थे भाई आजादी में 1 रुपया बराबर 1 डॉलर। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 1 डॉलर बराबर 42 रुपए। ये देखिए जी, 60-61 रुपए पर आ गया 1 डॉलर। 1 डॉलर खरीदना है तो 60-61 रुपए दीजिए। ये देश की साख, रुपए की साख गिर रही है, देश की साख गिर रही है, तो आज 81 रुपए पर आ गया। मेरा सवाल सीधा है। नहीं, ये सवाल सीधा भी हो सकता है और बहुत पुराना भी है और बड़ा प्रेडिक्टेबल है। देखिए,
जब भी कोई भी बात करी जाती है अर्थव्यवस्था में, वो उस समय की अर्थव्यवस्था आज में बड़ा फर्क है। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो आज जीडीपी जो आज हमारा है, अगर पीपीपी पे लीजिए तो आज हम $9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है पीपीपी पे। 9 ट्रिलियन, क्योंकि आपने पर कैपिटा की बात करी थी, और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया के अंदर। अमेरिका की करेंसी मजबूत हो गई है, ठीक है, फिलहाल मजबूत है, देखें आगे क्या होता है, क्या वहां का जो फेड हैगा वो कदम उस पर उठाकर लेता है, कितना उसका उनके सीधा असर, मैंने गलत आंकड़ा दिया क्या, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 से 8.25 लाख करोड़ रुपए हमारे गए कि नहीं? संदीप जी उसी पे अच्छा, अब आप ये देखिए कि अब भारतीय रुपए का आप देखिए, ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट देखिए, येन के देखिए, यूरो को देखिए। अब आपने बच्चों की बात करी, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, सारे बच्चे अमेरिका तो पढ़ने नहीं जाते, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, जर्मनी भी जाते हैं, फ्रांस भी जाते हैं, ब्रिटेन भी जाते हैं, है ना, वहां की करेंसी लेंगे। अगर आप जो पढ़ने के लिए जर्मनी जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया, तो यूएस करेंसी क्यों लेंगे आप, है ना? तो इसलिए ये 2013 में आप बताना भूल गए थे कि दुनिया में कितनी करेंसीज हैं। तब डॉलर और रुपए की कंपैरिजन ही सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बना था। नहीं, देखिए, राजनीति के अंदर अगर जो है, अब मेरे साथी अभय दुबे जी बैठे हैं, वो अपने तर्क देंगे, अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसमें आंकड़े भी डालेंगे, उसमें और मिर्च मसाला लगाएं, उनका काम है ना, मैं तो नहीं रोक रहा उनको। या प्रियंका जी का आपने जिक्र किया, उनके ट्वीट का, बिल्कुल उनको अपोजिशन किया है, उनको अपने हिसाब से बात कहने का लोकतंत्र अधिकार है, हमको भी था जब हम कहते थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, हम बात यहाँ कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। तो रुपए की साख देश की साख से कतई जुड़ी हुई नहीं है, यह राजनीतिक जुमला था। नहीं, देखिए, वो आपके शब्द हैं, मैं ये शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा। मेरा ये कहना है, भारतीय अर्थव्यवस्था को आपके उसको फंडामेंटल पे देखना चाहिए कि कोविड के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था आज क्या है, हम कैसे 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ जो आरबीआई को करना है, आपने अमेरिकी करेंसी की बात करी, एक देश है, उनकी करेंसी है, उसके उसको जो आरबीआई के करना है, मैनेजमेंट करना है, वो कर रहा है। जैसे बॉन्ड पे जो है करेंसी ज्यादा आकर के यहाँ इन्वेस्ट करना चाहें बॉन्ड में, तो उसको अलाउ किया है। निवेश पर असर पड़ेगा नरेंद्र भाई, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था के आंकड़े, अलग अलग आंकड़े अलग अलग तस्वीर बताते हैं, पर जो जुलाई के आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि औद्योगिक विकास दर के आंकड़े आए 2.4% कि भाई निवेश नहीं हो रहा है, इसलिए हनुमान बनने की गुहार भी लगाई कारोबारियों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो क्या हमारी विकास दर पर रुपए की गिरती कीमत का असर होने वाला है क्या? नहीं, रुपए हमारी उस पर असर नहीं पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, वो आपका, मैं आपसे सहमत हूं। तेल की कीमतों का हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, इसीलिए हमने रूस से काफी मात्रा में तेल खरीदा और अभी भी खरीद रहे हैं। आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, तेल बाजार में अगर 86 है, इंडियन बास्केट 84 पे है, और रशिया से अभी भी हमको जो है 25 से लेकर के $32 पर बैरल पे डिस्काउंट मिल रहा है। वो हम क्यों ले रहे हैं? वो डिस्काउंट मिल रहा है, पर आम आदमी को डिस्काउंट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है, वरना $120 से 84 पर आ जाता, 86 पर, तो हमें थोड़ी राहत मिलती। आप क्योंकि तेल के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। नहीं, मैं आपका जो पहले प्रश्न था उन्हीं के जवाब दे दूं संदीप जी। तो हमने वो किया है, उसका मैनेजमेंट हमने करा है कि भाई किस हिसाब से करेंसी या कहां से तेल को ला सकते हैं। आज 1.2 मिलियन बैरल जो है हम तेल रूस से लेकर के आ रहे हैं, आगे अगर दाम अच्छे होते हैं उसको लेके आएंगे तो तेल की कीमतें भी आने वाली, मुझे लगता है $80 की दिशा में जा रही है, जो मेरा अपना एनालिसिस है, जो बहुत कम गलत होता है। तो इसलिए जो अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, जहां तक वित्त मंत्री ने जो हनुमान जी का जिक्र किया, उनका ये था कि हमारी जो कंपनीज हैं, चाहे हमारी कंपनी, हमारी बिजनेसेस का, उनका जितना पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल 100% आप लेकर के बाहर निकालिए, ये उनका मत था। और भारतीय कंपनियों में पोटेंशियल है, जो आज $100 बिलियन की कंपनी है, उसका पोटेंशियल 300 बिलियन का है, जो 50 बिलियन का उसका पोटेंशियल 120 बिलियन। उनका ये था कि अपनी ताकत को पहचानिए और बाहर निकाल करके आइए। ये बात हमारी सब कंपनियों में लागू होती है। आपका चैनल, मैं चाहूंगा आपका चैनल भी पूरे विश्व में जाए, आपका पोटेंशियल है, किस चीज की कमी है, तो उनका इशारा उस तरफ कि आपका पोटेंशियल है। नहीं, पोटेंशियल संभावनाओं का खेल होता है। जैसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, 2.5-3 ट्रिलियन इकोनॉमी पर अभी हम घूम रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो ये मौजूदा परिस्थिति है, एक कैच 22 में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आ गया कि भाई ब्याज दरें आप बढ़ाएं, कितनी बढ़ाएं, ब्याज दरें बढ़ा भी दी तो भी महंगाई
तो फिर से छलांग लगाने लगी। दूसरी तरफ कितना पैसा पंप इन करें कि रुपए को मजबूत किया जाए, उसके लिए डॉलर खरीदने होंगे। नहीं, आपसे मैं सहमत हूँ। हाँ? आपसे मैं सहमत हूं कि ये जो सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया के हैं, चाहे वो ब्रिटेन का है, चाहे वो जर्मनी का है, चाहे यूरोपियन सेंट्रल बैंक है या फेड है या जापानीज सेंट्रल बैंक है, सबके सामने ये जो जिसको आपने कहा, सबके सामने ये चुनौती बनी हुई है और सबको ये मशक्कत करनी पड़ रही है। ये बात सच है। जो बात आपकी बात है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि सेंट्रल बैंक पूरे वर्ल्ड में जितने भी हैं उन सबके सामने ये चुनौती है। और जिस तरह की अर्थव्यवस्था आपने जिक्र किया, $5 ट्रिलियन का एजेंडा, अब किसको पता था कि 2.5 साल आकर के जो कोविड पूरी दुनिया में ये तबाही मचा देगा? नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। आज अमेरिका जैसी इकोनॉमी इसी उसी में है। आरबीआई के सामने भी चुनौती है, अपनी सेंट्रल बैंक हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम नरेंद्र भाई, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। देखिए, आजकल चर्चाओं के नाम पर बहस होती हैं, आप कम से कम खुले मन से चर्चा करने को तैयार हैं। मेरा काम है, पत्रकार होने के नाते मैं हर तरफ से तीखे सवाल पूछूंगा जो लोगों के मन में हैं, और जो जायज़ आपको लग रहे हैं उन्हें आप जायज़ मान भी रहे हैं। पर इसमें एक और चीज़ देखिए, ये बेमौसमी बरसात, वो इंद्रदेव भी, वो आजकल ट्वीट तो क्या कहूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहे हैं कि इंद्रदेव भूल गए कि भाई सावन का महीना हो गया, डेढ़ महीना हो चुका, सावन का मौसम गए, अभी भी वो भूले बैठे हैं क्या? अब ये जो बौछारें हैं ये हमें सुहावनी लग सकती हैं कि मौसम सुहाना हो गया, पर इसकी मार भी आम आदमी पर आने वाले दिनों में, और आप क्योंकि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य भली भांति समझते हैं, आज 40, 45, 50 रुपए टमाटर मिल रहा है। मैं यहाँ पर किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर महीने भर में 80 रुपए टमाटर, 50 से ऊपर प्याज, ये भी होते दिखेंगे ना। ये मौसम की मार भी, ये महंगाई को कैसे रोकेंगे, ये भी एक सवाल जुड़ा हुआ है रुपए की गिरती कीमत से। नहीं, अच्छा प्रश्न उठाया आपने। देखिए, जो इस मौसम में बारिश हो रही है, मैं तो ग्रामीण इलाकों से आता हूं, मेरे तमाम मित्र किसान ही हैं, और उनसे जो फोन पर बातचीत हो रही है, चिंताएं आ रही हैं और सरकार उसके लिए पूरी तैयारी कर रही है। राज्य स्तर पे भी, चाहे किसी भी राजनीति है, तो उनसे भी लगातार बातचीत हो रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग का असर और हमारा पड़ोस का मिलकर देश है, वहां क्या तबाही हुई है, जितने लोग सफर किए, वो हो सकता है हमारे लिए कटुता रखता, लेकिन हमारे वहां के लोगों के प्रति पूरी सद्भावना है कि उनके लोग जो हैं इतना जो है वो परेशानी से गुजर रहे हैं। हमारा पड़ोस का मुल्क है, एक जमाने में हमारा हिस्सा होता था। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग उससे और जो इस समय बारिश है, वैज्ञानिकों को कहना है इससे उसका ताल्लुक है, तो उसके लिए भी हम ग्रीन एनर्जी वगैरह की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, उस तरफ भी काम कर रहे हैं। तो चिंताजनक स्थिति में हम हैं। पर अभय दुबे, मतलब रुपए को डॉलर से जोड़ दीजिए, जो नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं, दुनिया भर में और कितनी करेंसीज हैं, पाउंड है, यूरो है, युआन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, एक ही करेंसी से जोड़कर क्यों देखें? उन्होंने अपने ब्याज दरें हर बार 0.25% 3 बार में बढ़ा दी, यानी कि 2.25%। संदीप जी, मैं मेरे मित्र नरेंद्र तनेजा जी से आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी समझाए, फिर वो कहे कि मैं क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए, इस बात को कहने के लिए कि रुपये की अवमूल्यन होता है तो सरकार की साख गिरती है, प्रधानमंत्री की साख। और वही नहीं कहते थे, सुषमा स्वराज, पूरे प्रतिपक्ष के लोग कहते थे। अब क्या नुकसान हुआ है, मैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। बीते 8 महीने में लगभग $83 बिलियन का फॉरेन रिजर्व हमारा कम हुआ है। मतलब एवरेज 10 बिलियन हमारा पर मंथ कम हुआ है। और ये 2008 का जो हमारा ग्लोबल क्राइसिस थे उसमें $70 बिलियन था, उससे भी अधिक तेजी से ये गिरा है। अब रुपये का अवमूल्यन जो है, डिवेल्यूएशन है, उस इकोनॉमी को तो सूट करता है जो एक्सपोर्ट बेस है, जैसे चाइना डिवेल्यूएट करके रखता है। हमारा इंपोर्ट का बिल बेतहाशा बढ़ रहा है नरेंद्र तनेजा जी। और आप जानते हैं, जो पिछला जुलाई से सितंबर का हमारा क्वार्टर था, उसमें हमारा CAD जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट, 5.6% ऑफ GDP हो गया है, जो वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। 2% तक वो सामान्य माना जाता है, 2% के ऊपर 5.6 हो जाना ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। ये बात ठीक है, अमेरिका अपने इन्फ्लेशन, थोड़े आसान शब्दों का इस्तेमाल कीजिए अभय दुबे। आप ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट आम आदमी को समझ नहीं आएगा। ट्रेड डेफिसिट की हम कितना बाहर बेचते हैं और कितना वहां से खरीदते हैं, उसमें कितना अंतर है, वो ट्रेड डेफिसिट हुआ। संदीप जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब
हमारा जो ट्रेड डेफिसिट, मतलब हम जो जैसे उदाहरण देता हूं मैं, चाइना से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम जो चाइना से को एक्सपोर्ट करते हैं और चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो इस वर्ष $29 बिलियन बढ़ गया पिछले वर्ष की तुलना में। $72 बिलियन का हमारा अकेला चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट हो गया, मतलब व्यापार घाटा हो गया। अब हमारी परिस्थिति यह है कि जो हमारा पिछला क्वार्टर जुलाई से सितंबर का था, उसमें हमारे पास एक एडिक्वेट कवर होना चाहिए फॉरेन रिजर्व का। अभी फॉरेन पर ये रिजर्व दुनिया भर में समस्या है ना, डीवैल्यूएशन, क्या जो रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर हो रहा हो मजबूत, बाकी पाउंड स्टर्लिंग से लेके यूरो से लेके यूरोप में तमाम जो करेंसीज हैं वो भी तो गिर रही हैं। उनको भी तो देखना होगा। जो मायावती कह रही हैं कि ये साख से ना जोड़ा जाए, पर परेशानी दरअसल गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। देखिए, जो साख से जोड़ने की बात है ना, कैसे सरकार, आपने जो कहा ना अभी, कैसा प्रचारित करती, वो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी कि साहब हम यूके की इकोनॉमी से आगे निकल गए। अब क्या बताया था उस समय? ब्लूमबर्ग की ने बताया कि भाई $854.7 बिलियन इंडिया की जीडीपी थी और यूके की वॉज $816 बिलियन, इसलिए हम उनसे आगे निकल गए। अरे साहब, वो 6.7 करोड़ लोगों का देश है, हम 140 करोड़ लोगों के देश है। यूके का जो अभी आपने पर कैपिटा की बात की थी ना, पर कैपिटा इनकम $47,203 और हमारी $2,283, मतलब 5% से भी कम, और हम कंपैरिजन करने लग गए। अरे आप देखिए तो सही, हमारा आदमी को 200 रुपए किलो की दाल, 200 रुपए का तेल, 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर, वो कैसे अफोर्ड करेगा? इस बात पर विचार तो करिए आप कभी। 27 लाख करोड़ रुपए आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकाल लिए, देश के लोगों के जेब से छीन लिए। आपने कहा हम ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि जिसमें आपको जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो आपको सीधा ट्रांसफर करेंगे, बढ़ेंगे तो उसका प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। तो साहब, आप कब एड्रेस करेंगे इन्फ्लेशन को? आप देखिए ना, आरबीआई में वर्मा जी ने क्या कहा। वो वर्मा जी ने उस कमेटी में कहा कि मैं लंबे समय से इनसे कह रहा था एक्मोडेटिव स्टैंड मत लीजिए, इन्फ्लेशन को एड्रेस कीजिए, ये बार बार उसको आगे बढ़ाते गए। तो मतलब महंगाई इस रुपए के कमजोर होने के चलते और बढ़ सकती है। आप किस तरह से देखते हैं डॉक्टर अमर पटनायक, क्या गिरता रुपया चिंता का सबब है? देखिए, अभी तक जो आपका डिस्कशन हुआ उसमें दो मुद्दे आ रहे हैं। एक है इन्फ्लेशन और एक चीज है डिप्रिसिएशन रुपये का। मेरे ख्याल में आपको ये देखना होगा कि सीपीआई का जो इन्फ्लेशन बास्केट है उसमें कंट्रीब्यूशन पीओएल का जो है वो 10% है, वेजिटेबल्स का, पेरिशेबल्स का करीबन 40% है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा मेरे ख्याल में ये सप्लाई साइड को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स जो हैं ये डोमेस्टिक लेवल पे, ये वेजिटेबल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, जो भी है, ठीक है, ये कोविड के वजह से अफेक्टेड हुआ है, लेकिन काफी चीज आपका कंट्रोल में, तो इसको ऊपर सरकार उसके ऊपर कदम लेना चाहिए। लेकिन ये जो रुपी डिप्रिसिएशन है, इसमें मैं तो मानता हूं कि ये तो रुपी का डिप्रिसिएशन नहीं, डॉलर का स्ट्रेंथनिंग हुआ है, और डॉलर का स्ट्रेंथनिंग हर करेंसीज के अगेंस्ट में हुआ है। एंड ये जब तक बढ़ता रहेगा, वो तो कहते हैं, फेड कह रहा है कि 2024 तक हम बढ़ाते रहेंगे। तो इसकी तो मार पड़ेगी ना। देखिए, आपने बहुत अहम बात कही। एक मिनट, आरबीआई का काम ये नहीं है कि डॉलर का रेट को कम करे, वोलेटिलिटी को कम करे, और वोलेटिलिटी के लिए ही इंटरवेंशन करते हैं। नहीं, अगर हम बाहर से सामान मंगाते रहेंगे, हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पे रहेगी और रुपया कमजोर होता रहे, तो कहीं ना कहीं कमर तो टूटेगी ना। 100% टूटेगी। तो इसलिए तो हम लोग जो रुपी सेटलमेंट का बात कर रहे हैं, हम रशिया से कम पैसे में क्रूड लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी कोशिश करने की, ये तो करना चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट और भी बढ़ना चाहिए। मुझे तो लगता है कि एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेड नहीं किया गया, जबकि यूरोप में, यूएस में, रशिया यूक्रेन का वॉर की वजह से
काफी स्कोप है, काफी पोटेंशियल है, लेकिन हमारा वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स आर आल्सो देयर। नहीं, इसमें देखिए 80 के दशक में मैं ले जाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत अहम पॉइंट है। भाई, अमेरिका का डॉलर मजबूत हो रहा है, तर्क अलग अलग हो सकते हैं। एक तो हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उतना ही सत्य ये भी है कि ये दरअसल भाई डॉलर मजबूत हो रहा है, तो इसमें रुपए की कमजोरी को आंका ना जाए। 80 के दशक में क्या हुआ था, और प्लाजा अकॉर्ड हुआ था। 80 के दशक में डॉलर को इतना मजबूत कर दिया वहां की नीतियों ने कि अमेरिका में जो आयात किया जा रहा था सामान, वो बहुत सस्ता हो गया। तो ये जापान, साउथ कोरिया, चाइना, उस वक्त इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं होती थी, वहां से बहुत माल आने लगा। और आखिरकार 5 देशों के बीच एक समझौता हुआ, जर्मनी, फ्रांस, यूके, जापान एंड यूएस, कि भाई डॉलर को कमजोर किया जाए। इसके चलते 10 साल तक तो जापान का भट्टा बैठ गया था। तो डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारे पास निवेश नहीं आएगा, हमारी अर्थव्यवस्था की औद्योगिक विकास दर 2.4% पर है। ये कहना हमें करना चाहिए, करना नहीं, तत्काल हमें क्या करना होगा, वरना क्या हम फंस भी सकते हैं इस खेल में। गलत तो नहीं कह रहा हूं डॉक्टर अमर पटनायक? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि हमारा अभी तक जो काम पॉलिसी लिया गया है वो सफिशिएंट नहीं है। लेकिन आप जो 80 दशक का बात कर रहे हो, और इवन जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जो इकोनॉमी एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका रिएक्शन, पॉलिसी मेजर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। और हमारा जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, और तत्काल सोल्यूशन तो नहीं हो सकता उसका। वही है, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन करना पड़ेगा। ये सब उसके ऊपर काम तो हो रहा है। मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन जो पुअरेस्ट लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसके लिए हमारे सप्लाई चेन को और ठीक करना पड़ेगा। सप्लाई चेन ठीक की जा रही है, या दरअसल आरबीआई ने भी 1.4% जो ब्याज दरें बढ़ाई, उससे महंगाई तो अभी काबू में नहीं आई है। तो आरबीआई ब्याज दरें और बढ़ाए, या रुपया इस्तेमाल किया जाए डॉलर खरीदने के लिए, कि रुपया मजबूत हो? क्या करे? हमें हल भी खोजना पड़ेगा। हाँ, अब मैं तो मानता हूं कि ये तो बहुत आसान चीज नहीं है। वो हर सेंट्रल बैंक वर्ल्ड में जो है इसी मसले पर कंसंट्रेट कर रहा है। और मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन टेम कर ही नहीं सकते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर भी उसी को ऊपर। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मॉनेटरी पॉलिसी में खाली इन्फ्लेशन टेम नहीं हो सकता है, इसके लिए फाइनेंशियल पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड। और नहीं, 2 जगह मार पड़ रही है ना, मतलब महंगाई भी मुंह बाए खड़ी रहेगी, और बेरोजगारी की एक जो बड़ी समस्या है, अगर औद्योगिक विकास दर नहीं बढ़ेगी और निवेश कम होता दिखेगा, तो ये एक परेशानी हमारे सामने खड़ी है ना। हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स। आप कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे उतना रूरल डिमांड कम होते जाएगा। Exactly. रूरल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। एक क्विक पॉइंट आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, नरेंद्र तनेजा, 2 एक्सपर्ट्स अभी शांत बैठे हैं। हाँ, देखिए, अभी पटनायक साहब ने बड़ी अच्छी बात करी। अब यही चुनौती होती है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, तो आपका जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन का इशू आता है, खासतौर से गरीब आदमी के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए। दूसरी तरफ आपने जो है आरबीआई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। अब विपक्षी दल कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि अखबारों में भी पिछले दिनों आपने खबरें पढ़ी हैं कि वो भाई नहीं सुनते हैं सरकार की, नहीं सुन रहे, ऐसी बातें आती हैं। वो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और हम उन सबको उसका सम्मान करना चाहिए। पर इकोनॉमी का मैनेजमेंट करना और करेंसी का मैनेजमेंट करना बिल्कुल 2 अलग चीजें होती है। दोनों में तालमेल होता है तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो अच्छा होता है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पे जो अमेरिका कर रहा है वो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कर हम रहा है। क्या करें अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए? नहीं, हम नहीं, पहली बात तो बचाने की, हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ बचाने जैसे शब्द का प्रयोग आ जाए। चुनौती एक आई है, हमारी अर्थव्यवस्था मूलतः डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, तो इसलिए हमारे को बचाने की ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अर्थव्यवस्था एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, आयात पर भी आधारित है ना नरेंद्र तनेजा, ये तो बात हम डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, बिल्कुल है। और उसी के लिए जैसे हमने कहा कि हमने इनोवेट, पूरी दुनिया ने हमारा एक तरीके से हमारी बुराई करना शुरू कर दिया कि हम रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं। उसके बावजूद भी हमने खरीदा और आज भी हम खरीद रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि सिर्फ इसलिए कि हमारी अर्थव्यवस्था के में हम नहीं, पर उसमें सवाल यही रहेगा, अबे दुबे आप भी एक इंटरवेंशन करना चाह रहे थे, आम आदमी को राहत मिलेगी क्या? देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें आम आदमी को तो ये है, भैया महंगाई बहुत त्रस्त हूं, रोजगार भी चाहिए, रास्ता उसके लिए निकालना पड़ेगा ना।
एक रास्ता जो राजनीतिक इच्छा शक्ति से निकल सकता है, मुझे नहीं पता सरकार उसके कैसे प्रयास करेगी, लेकिन चीन को ईरान अपना क्रूड ऑयल 40% कम दाम पर दे रहा है। अमेरिका की तरफ से कोई सैंक्शन ईरान की चाइना पर नहीं है, ना वो बात करता है। क्या हमारे प्रधानमंत्री इच्छा शक्ति दिखाएंगे जो हम पर प्रतिबंध है उसको लेकर बात करें अमेरिका से? क्योंकि एक बड़ी चीज और बताता हूं, अमेरिका और हमारा ईरान जो हमें तेल देता था वो रुपए में देने को तैयार रहता था, डॉलर में नहीं। ये नरेंद्र तनेजा और बेहतर समझा सकते हैं। एक आखिरी बात और बता रहा हूं कि ट्रेड प्लस पार्टनर है अमेरिका, वो इन्फ्लेशन को एड्रेस कर रहा है, अर्थात वो परचेस पावर थोड़ी अपने लोगों की कम कर रहा है, तो हमारा एक्सपोर्ट और कम होने वाला है। तो इस स्थिति में हमको ये रूट अडॉप्ट करना चाहिए। और ये बात तो चलिए, कम से कम कुछ सकारात्मक सलाह भी आ रही है। विजय सरदाना, आप गाड़ी में बैठे हैं और हिचकोले खा रही है गाड़ी, थोड़े गड्ढे दिखाई पड़ते हैं मुझे सड़कों पर, आप हिलते डुलते दिखाई दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था भी थोड़े हिचकोले खा रही है क्या, ये रुपया जो कमजोर हो रहा है? निश्चित रूप से देखिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो अभी चर्चा हुई है। सुझाव सारे अच्छे रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो डॉलर की डिमांड यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आउटफ्लो हो रहा है डॉलर का, इसको हमें समझना होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें समझना होगा कि जो हमारा इंपोर्ट है उसको कम करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें अपनी वापस पॉलिसी रिफॉर्म्स पे ध्यान देने की जरूरत है। एक तो डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसी, जिसके कारण होलसेल और रिटेल में जो प्राइस डिफरेंस है वो किस कारण से है, वहां रिफॉर्म की क्या जरूरत है। और दूसरा जो हमने पीएलआई स्कीम बनाई है ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो, या इंटरनेशनल प्लेयर्स को इंडिया में इन्वेस्ट अट्रैक्ट कैसे किया जाए, इन तीन बातों को अगर हमें नए पॉलिसी रिफॉर्म्स में अगर हम ध्यान देंगे तो जो हमारे पास आने वाले दिनों में कहा गया है कि 2 साल तक तो इसके लिए डोमेस्टिक रिफॉर्म और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो पॉलिसी रिफॉर्म हम की ये जरूरत हमेशा है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जब खोजने लगते हैं ना कि नई नीति होनी चाहिए, कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी। आम आदमी का तेल निकला हुआ है, वो कह रहा है अभी क्या करना चाहिए कि हमें कुछ राहत मिले। सवाल यहां पर है ना, निवेश हो नहीं रहा है। ये तो आप मानेंगे, एमएसएमई सेक्टर बैठा हुआ है, पैसा वहां लगाने को तैयार नहीं, और औद्योगिक विकास दर इसकी बानगी देता है। इसीलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको इंटरेस्ट इंसेंटिव देके, सब्सिडाइजेशन करके वहां पे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए ताकि सप्लाई चेन इंप्रूव हो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो, जिससे सप्लाई भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो इस स्थिति में एमएसएमई के लिए इंटरेस्ट सबवर्जन को लेके भारत सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों पे पॉजिटिव असर आए। इंटरेस्ट सबवर्जन की, सबवेंशन की आप बात कर रहे हैं, यहां तो ब्याज दरें बढ़ाई गई है ना 1.4%, जिसके चलते नॉर्मल ब्याज दरें 1.5 से 2% बढ़ गई। लेकिन जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे संदीप जी कि हमारी प्रॉब्लम कंजम्पशन रिलेटेड नहीं है, सप्लाई रिलेटेड है। एग्जैक्टली, हमें सप्लाई इंप्रूव करनी है। तो वो कैसे किया जाएगा आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में? कॉस्ट ऑफ मनी को कम करके आपको प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाना पड़ेगा, प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा, तब इंप्रूव होगा। सिर्फ कहने से या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ मनी कम हो रही है क्या शरद? कम है, रुपया कमजोर होता है तो कॉस्ट ऑफ मनी तो बढ़ रही है ना? कॉस्ट ऑफ मनी तो बढ़ रही है। इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं इस इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए। और आपको मैं, क्योंकि सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सारी बातें डिस्कस, एक बड़ी रोचक बात बताता हूं। वो ये कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड इस समय स्ट्रांग है। भारत अभी भी 13.5% आपने जिक्र किया बढ़ रहा है। इंटरनेशनली जो है वो रिसेशन के खतरे दिखाई दे रहे हैं, रिसेशन क्लाउड्स लूमिंग अंग्रेजी में बोलते हैं, मंडरा रहे हैं। उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट सब स्टेबलाइज हो गए हैं। जो एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहे थे, $650 बिलियन क्रॉस कर गए थे सर्विसेज और गुड्स में राके। और इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट का प्रयोग हो रहा है आपके यहां सामान बनाने के लिए, लोकल डिमांड को कैटर करने के लिए, सप्लाई चेन की बात की जा रही थी, इंपोर्ट्स पे प्रेशर लगातार बना हुआ है, इंपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं। तो इस कारण से बहुत बड़ा कारण है ये जो आप रुपए में कमजोरी देख रहे हैं। अब बात सलाह की आई संदीप के क्या करना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे इसको अरेस्ट करने के लिए। एक स्कीम है, मैं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोल्यूशन बता रहा हूं, बिल्कुल प्लीज। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कारगर सिद्ध हो सकते हैं। एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होती है संदीप। इस स्कीम के अंतर्गत $2.5 लाख
हर सिटीजन हर साल भारत से बाहर भेज सकता है। और आपने जिन बच्चों की बात की थी जो पढ़ने जा रहे हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, वो लोग ज्यादातर इस स्कीम का यूज करते हैं। $2.5 लाख। मुझे लग रहा है कि ऐसे हालात में जब $100 बिलियन के करीब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और इस $100 बिलियन में से ज्यादातर पैसा आरबीआई ने करेंसी स्वैप्स, मतलब डॉलर को बाजार में फेंका, सप्लाई फेंकी, जिससे कि प्राइस। और आपको एक बात मैं बता दूं बहुत जरूरी, और मेरे ख्याल तनेजा साहब मेरे से एग्री करेंगे इस बात पे, कि अगर आरबीआई ने ये करेंसी स्वैप ना किए होते, मैंने एक कैलकुलेशन की थी अपने लेवल पे, आज आपको रुपया डॉलर 100 रुपए के आसपास दिखाई देता। तो ये जो $100 बिलियन के करीब खर्च किया है आरबीआई ने, अपना मतलब मोटा मोटा 8 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ खर्च किया है। इसी के कारण आज ये 80-81 के बीच में खड़ा हुआ है। अगर ये ऐसा ना होता तो अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे नीचे आ गए हैं। तो मैं सलाह दूंगा, डॉलर की डिमांड की वजह से डॉलर की कीमत स्ट्रांग हो रही है। एलआरएस की जो लिमिट है $2.5 लाख की, मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए उसको कम कर देना चाहिए। वो आप $1 या $1.5 लाख पे फिलहाल ले आए। दूसरा, आपको क्या करना चाहिए, आपके जो एनआरआई या डिपॉजिट्स करते हैं, भारत का 2-3 करोड़ लोग बाहर रहते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, और उसको पोस्टल ऑर्डर इकोनॉमी हम कहते हैं, यहाँ लगातार केरल उसका उदाहरण है। बिल्कुल, उसका पैसा यहां भेजा जाता है। अगर एनआरआई डिपॉजिट्स को अट्रैक्टिव बना दिया जाए, तुरंत आप देखेंगे पैसा भारत में आना बढ़ जाएगा, डॉलर की इनफ्लो बढ़ जाएगी। दूसरा, मैं समझता हूं, हालांकि पाकिस्तान ने यह किया था, और जो हमारे कारोबारी खुद पैसे के भंडार पर, रुपए पर बैठे हुए हैं, अब उनको वो एनिमल स्पिरिट, हनुमान भगवान का तो जिक्र किया, एनिमल स्पिरिट भी एक शब्द चला था 5-6 साल पहले, बिल्कुल, उनको उत्साहित करना होगा, इनकरेज करना होगा, क्योंकि बाहर से अब जल्द में पैसा नहीं आने वाला है। जितना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन इंडिया था, रुपए डॉलर के इस खेल में अभी वो पैसा आना कम हो जाएगा। उसमें क्या ये खतरा है? उसमें खतरे के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है संदीप। इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि चाइना की इस समय हालत बहुत खराब है। चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर ले लीजिए, फाइनेंशियल सेक्टर ले लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ चाइना में 20% पहुंच गया है। तो चाइना में ये जो कमजोरी आ रही है, इसका भारत के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जो मेक इन इंडिया, जिसको अभी कल 8 साल पूरे हुए, मुझे लग रहा है अगर मेक इन इंडिया पे थ्रस्ट दी जाए, पूरी तरह से जोर लगा दिया जाए, तो आपको ये जो आप बात कह रहे हैं ये पूरा होता दिखाई देगा। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि जो एक्सपोर्ट की, बड़े एक्सपोर्ट की डिलीवरीज हैं, जिसमें मैं उदाहरण लेता हूं तेजस की, जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसकी आज विकसित देश भी मांग कर रहे हैं, अगर उसकी डिलीवरीज को स्पीड अप कर दिया जाए तो आपका बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज यहां पर जो पोस्टपोन्ड है, आगे आना है, वो जल्दी आ सकता है। पर यहां तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं। सप्लाई साइड, यही तो मैं आपको बात कह रहा हूं। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैंने तेजस की बात करी, तेजस में बहुत सारे पुर्जे इंपोर्ट करके लगते हैं। वो फिनिश प्रोडक्ट हमारे यहां से जाता है, टेक्नोलॉजी हमारी है, पर उसमें छोटे छोटे पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। पर ये बड़ी बड़ी बातें हो गई आम आदमी के लिए कि महंगाई की मार भी कम हो। अभी त्योहारों का सीजन अब शुरू हो जाएगा, पितृपक्ष चल रहा है, अब नवरात्रे शुरू हो जाएंगे कल से जी। तो लोग जाएंगे बाजार में सामान खरीदने के लिए भी, तो महंगाई अभी तक तो डिमांड साइड से नहीं थी, अब डिमांड साइड वाली महंगाई भी मार करेगी। बिल्कुल, और डिमांड साइड की महंगाई के लिए जो आरबीआई दरें बढ़ा रहा है, ये डिमांड साइड को ही इफेक्ट करता है। ये आरबीआई का दरें बनाना सप्लाई साइड को इफेक्ट नहीं करता। मैंने आप ही के कार्यक्रम में पहले ये बात बोली थी, जो डॉक्टर पटनायक भी कह रहे थे। मुझे लगता है आम आदमी के लिए मेरी सलाह यह है संदीप, आपके कार्यक्रम के लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, कि आप अपने जरूरी खर्चे अभी प्लान करके चलिए। गैर जरूरी खर्चे जो हैं उनको कुछ टाइम के लिए अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो उनको पोस्टपोन कर दीजिए, जिससे आपके त्योहार अच्छे से बन जाएं। क्योंकि आपने त्योहारों की दिवाली, दशहरा, नवरात्रे की बात करी है, दुर्गा पूजा की बात करी है, मुझे लग रहा है गैर जरूरी खर्चों को फिलहाल टाल देना चाहिए और जरूरी खर्चों पे ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर अमर पटनायक, एक छोटा सा कमेंट, अब लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। देखिए, यहां पर रिसेशन की बात हो रही है, स्टैगफ्लेशन, यानी कि अर्थव्यवस्था दौड़े भी ना और महंगाई दौड़ती रहे, आसान भाषा में, ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए। ये एक बड़ा खतरा अब हमारे सामने आ गया है क्या? इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है क्या, जब हम गिरते रुपए की बात कर रहे हैं? लेकिन जो भारत का अभी फंडामेंटल देखा जाए इकोनॉमी का, तो मुझे लगता नहीं है कि स्टैगफ्लेशन का कोई भी रिस्क है अभी। ग्रोथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के ऊपर चल रहा है अभी। इन्फ्लेशन के बारे में मैं ये दो कहना चाहूंगा, जो आम आदमी को इमीडिएटली जरूरत है, उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कम करना होगा। और इसलिए दो चीज में होता है, एक है फूड खाने के लिए और एक है हेल्थ।
तो फूड ग्रेन्स में जो प्राइम मिनिस्टर्स गरीब कल्याण योजना का जो है उसको और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अनाज अभी भी ग्रेन्स बहुत है और रेंज भी अच्छे हुए हैं। अभी भी वो प्रोक्योरमेंट जब जाएगा मुझे लगता है कि उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा, उसमें पैसा ज्यादा नहीं खर्चा होता है, क्योंकि आपको एमएसपी में प्रोक्योरमेंट करना ही होगा और उसको गोडाउन में रखना होगा। इससे अच्छा है कि आप उसको बांट लें। सेकेंड चीज है हेल्थ में, जो आप अभी आयुष्मान भारत किए हुए हैं उसमें जो आप जो स्कीम चला रखे हैं उसमें एक एश्योरेंस स्कीम करके हेल्थ में और उसको फैला दिया जाए, जिसमें कि ऑलमोस्ट लाइक इट इज ए बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइडेड फ्री। तो मतलब रोटी का इंतजाम और सेहत का ख्याल रखना होगा। अबे दुबे, क्या करना होगा? या स्टैगफ्लेशन भी एक चिंता का सबब बन सकती है क्या? देखिए संदीप जी, मैं सरदाना जी की बात को, क्योंकि समय कम है अभी, जो सबसे बड़ा वो कह रहे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो एमएसएमई का जो एक्सपोर्ट में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 30% है, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट लगभग 40-45% है, एक्सपोर्ट में 40% कंट्रीब्यूशन है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये बताती कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन आपने स्टार्ट की थी उनके लिए, पहले तो उन्होंने कहा कि सिर्फ लोन देने की योजना थी, वो भी 50% आप अचीव नहीं कर पाए। जब तक उसको मजबूत नहीं करेंगे हम अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात जो मैंने बताया था आपको कि सबसे बड़ा बर्डन जो अभी हमारा है वो है ऑयल इंपोर्ट का, उसको एड्रेस सरकार को गंभीरता से करना चाहिए। आपने ईरान का उदाहरण दिया। नरेंद्र तनेजा, आप क्या सलाह देंगे सरकार को? नहीं देखिए, नहीं सलाह तो दी जा रही है और उस पर काम भी बहुत हो रहा है। दो क्विक पॉइंट। एक तो ये शरद जी ने कुछ पॉइंट बात रखे, डॉक्टर पटनायक ने उस पर कमेंट किए, स्टैगफ्लेशन ये सब ठीक है, ये सब इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं, लेकिन कोई किसी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चर्चा में आप पैनिक बटन दबा सकते हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को अगर आप बारीकी से देखते हैं तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि आप कहीं पे भी कोई पैनिक की जरूरत है। दूसरी बात, जहां तक ईरान की बात अभय जी ने करी, ईरान का जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पिछले 10 साल से कोई उसका विकास नहीं हुआ। ईरान का तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आता है और स्पॉट मार्केट में बिकता है और पूरी दुनिया में वो जाता है, हो सकता है भारत में भी आता हो। ये सिर्फ डायरेक्ट ट्रेड जो है उस पर वो लगा हुआ है। जो चीन की बात है, चीन ने चूंकि वहां $480 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके तहत उनको कुछ रियायत दी जा रही है, उसके अगेंस्ट वो दी जा रही है। और भारत का जो एजेंडा है, हम सैंक्शंस को सपोर्ट करते हैं, एक लाइन इसलिए सपोर्ट करते हैं कि ईरान आणविक शक्ति ना बन पाए, उसमें हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। हम नहीं चाहते ईरान एक आणविक शक्ति बने, उसके लिए हमें थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ रही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ये कूटनीति में काफी कुछ पेंच भी होते हैं। एक छोटा सा कमेंट आप दे रहे हैं। मैं बस छोटा सा कमेंट ये करना चाह रहा था कि 2023 में जितनी भी वर्ल्ड की एजेंसीज हैं उन्होंने रिसेशन का फोरकास्ट किया है। मैं निराशावादी बिल्कुल साउंड नहीं करना चाहता हूं, पर मुझे लग रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को, उसके रिपल इफेक्ट्स को, भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल स्ट्रांग है, पर उसके कैस्केडिंग और रिपल इफेक्ट्स को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। मंदी की एक आहट है और मंदी और महंगाई को जोड़ दूं उसे ही स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो हम पैनिक बटन नहीं दबा रहे हैं, पर आज सार्थक चर्चा हुई है, कुछ अच्छे आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज भी हैं। सरकार इसका संज्ञान ले। हम रुपए की गिरती कीमत देश की साख से नहीं जोड़ते हैं, राजनीति में जोड़ा गया है, पर चिंताएं हैं और चिंताएं आम आदमी की हैं, महंगाई को लेकर, युवाओं की हैं, बेरोजगारी को लेकर, और ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं और सरकार को इन पर गौर करना होगा। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि हर्बल बाथ सोप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का। सर्वकॉन, सिम्को ऑक्सीवेदा बॉडी लोशन, द वैदिक ब्यूटी। क्रेडिट कार्ड नहीं है, रिजेक्ट हो गया। पैसा बाजार प्रेजेंट स्टेप अप कार्ड बैक्ड बाय एफडी।